हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? क्वेश्चन बनता ही बनता है। किस तरह का क्वेश्चन बनता है करते हुए समझेंगे। कॉमर्स की क्लासेस कॉन्टिन्यू है, चाहे फाइनेंस हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉस्ट हो, टैक्स हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। प्रयास ये है कि जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब से रिलेटेड, उन सब के लेक्चर्स जो है यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर अधिगम मंत्रा पर अवेलेबल हो जाए, जिससे कभी भी किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। कोई भी बच्चा इजीली अधिगम मंत्रा सर्च करे, प्लेलिस्ट में जाए और सर्च कर ले। जैसे आप एक चीज़ समझिए, पिछले काफ़ी समय से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, प्लेलिस्ट मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। जो बच्चे नए जुड़े हैं देख लेना, नहीं मिला है तो। बाकी आप शेयर्स बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो ऐसे ही, है ना। जो नहीं कर रहे हैं वो भी करो। सब्सक्राइबर्स तभी ज़्यादा बढ़ेंगे, परिवार तभी ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा परिवार बढ़ेगा। अब इसमें क्या होता है ना, दो चीज़ें होती हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट जो तैयार करते हैं, एक तो मेरी बुद्धि का उसमें थोड़ा सा प्रयोग होता है, बाकी कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियसली पूछे गए उनके इसमें कुछ कुछ चीज़ें मिक्स कर देता हूँ। बाकी कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है कि सर ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो भी चीज़ें मैं एलिमेंट कर देता हूँ। तो मैं जो शेयर करने के लिए आपसे कह रहा हूँ वो इसीलिए कहता हूँ कि जितने ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो पाएंगे उनकी उतनी ज़्यादा क्वेरीज होंगी, और जिसकी जितनी ज़्यादा क्वेरीज होंगी उतना ही जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, और आपकी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चैनल को, वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। व्यूज़ और फीडबैक तभी आता है। देखिए, आप कितने इफेक्टिव हैं ये आप नहीं बता सकते, सामने वाला व्यक्ति बताएगा। हो सकता है मैंने कुछ किया है, आपने रिलेट कर लिया, समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचता हो, वो उसमें फीडबैक देगा कि सर ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा क्यों हुआ। जैसे अभी एक बच्चे ने ना कमेंट किया हुआ था, जैसे जो मैंने ट्रेड सेंटर्स पढ़ाए थे, तो कि क्या सर ये ट्रेड सेंटर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि आपके मन में कोई एक क्या बोलते हैं उसको, क्वेरी आई, है ना। आपको लगा कि भाई यहाँ एक क्यूरियोसिटी, जिसको हम बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी हुई कि क्या ऐसा भी होता है, ऐसा भी था, अभी भी ऐसा है। और जब आप उसको पूछते हो और उसके फीडबैक्स जब आपको मिलते हैं, उसके रिप्लाईज जब आपको मिलते हैं, तो उससे केवल आपकी हेल्प नहीं होती, बाकी लोगों की भी हेल्प होती है। आप समझ रहे हो उस चीज़ को, कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपनी प्रिपरेशन के लिए। देखिए, मैं जो प्रिपेयर करा रहा हूँ वो तो मैं करा ही रहा हूँ, वो तो चलते ही रहेगा, ठीक है। नया क्या और उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं वो आप लोग कर सकते हैं, फीडबैक दे करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। बाकी आज हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं, और आज हमारा जो टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल माने एकल, प्रोप्राइटरशिप माने मालिक। तो एक ऐसा व्यवसाय जो एक अकेले व्यक्ति के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उसकी फंक्शनिंग से लेकर के उसके मैनेजमेंट, उसका फाइनेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका प्रोडक्शन, उसमें एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देने का काम है, बैंक के साथ डीलिंग करने का काम है, फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर कर, ऑल दीज थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कौन करता है? अकेला वही व्यक्ति करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपना उदाहरण दे देता हूं। अधिगम मंत्रा है, ठीक है, और मैं अभी कौन हूं? इसका मालिक हूं। पीपीटी बनाना, कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, ग्राफिक्स डिजाइन करना, मार्केटिंग करना, फाइनेंस मैनेज करना, कॉस्ट रिड्यूस करना, प्लानिंग्स करना, मैनेजमेंट करना, स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना, नए नए आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और उनको लेकर के नई नई इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड करना, वीडियो को रिकॉर्ड करना, सारी की सारी चीज़ें किसके द्वारा होती हैं? मेरे द्वारा होती है। तो आई एम द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस बिजनेस। क्लियर हो गई बात? भारत को अगर आप देखोगे, जैसे हमने पीछे से पढ़ा, हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने देखा कि भारत में जैसे लुहार है, या जैसे मोची हैं, या जैसे प्लम्बर्स हैं,
या जैसे कारपेंटर्स हैं, या जैसे जो पॉलिट्री मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, या मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लोग हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी स्किल्स अपने आने वाली जनरेशन में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि ये काम कैसे होना है, कैसे होना है, कैसे होना है। तो वो एक सोल प्रोप्राइटर होता है जिसको उनके बाद दूसरा व्यक्ति उसकी आने वाली पीढ़ी संभालती है, उसके बाद उसकी आने वाली पीढ़ी संभालती है। तो एक पीढ़ी जो है अपनी आने वाली पीढ़ी को उस बिजनेस को करने के लिए क्या कर देती है, तैयार कर देती है। इसी को कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप भारत देखेंगे तो भारत में बड़ा कॉमन है, आपके आसपास जितनी भी लोकल शॉप्स हैं, दे ऑल आर सोल प्रोप्राइटर्स। एग्री विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने बड़ा प्यारा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अनइनकॉर्पोरेटेड है। अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है साहब? अनरजिस्टर्ड। दोबारा बोलो, रिकॉल करो, क्या क्या मतलब होता है? मैं पेन ले लेता हूं, कहां गया? आजा आजा भाई, आ गया। अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड विद ओनली वन ऑनर, केवल एक व्यक्ति होता है। हु पेज पर्सनल इनकम टैक्स, जो अपनी व्यक्तिगत आयकर देता है। ऑन प्रॉफिट अर्न, जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया। अब देखो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बेचारा मोबाइल पर भी लगा हुआ है, आइडिया भी सोच रहा है, मेल भी कर रहा है, कंप्यूटर भी चला रहा है, अकाउंट्स भी ऑडिट कर रहा है, टाइम भी मैनेज कर रहा है, कॉफ़ी भी पी रहा है, सारे काम यही व्यक्ति कर रहा है। समझ रहे हो? मोस्ट स्मॉल बिजनेस स्टार्ट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एंड अप ट्रांजिशनिंग टू अ लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटी और कॉर्पोरेशन एज द कंपनी ग्रोज। उदाहरण, अमेज़न। पता है अमेज़न जब स्टार्ट हुआ था तो वो गैराज में स्टार्ट हुआ था, एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, और आज देखो मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। कोई भी बिजनेस छोटे से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? बीकानेर, आप बीकानेर की हिस्ट्री पढ़ो, हल्दीराम की हिस्ट्री पढ़ो, आप MBA चाय वाला हिस्ट्री पढ़ो, आप एक चाय के ठेले से शुरुआत हुई थी और आज कितने सारे आउटलेट्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत छोटे लेवल पर शुरू हुए और आज की डेट में वो बिलियनर कंपनीज हैं। तो क्या होता है, कोई भी व्यापार बहुत छोटे से शुरू होता है, सोल प्रोप्राइटर आप कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वो कंपनी का रूप ले लेता है, और जैसे जैसे वो कंपनी का रूप ले लेता है वो किस में परिवर्तित होने लग जाता है? लिमिटेड लायबिलिटी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब वो कंपनी में परिवर्तित होगा तब उसकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड। अदरवाइज इफ द बिजनेस रिमेन्स सोल प्रोप्राइटरशिप देन द लायबिलिटी विल रिमेन अनलिमिटेड, राइट? अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे पैसा उठाया, बैंक, आप बैंक हो, मैंने बैंक से पैसा उठाया, मतलब आपसे पैसा उठाया 5 लाख रुपए, मेरा बिजनेस में लग रहा है 2 लाख रुपया, 2.5 लाख की एसेट है, 4.5 लाख रुपए हो गए, मेरा बिजनेस चला गया लॉस में, नुकसान हो गया बहुत गहरा। आप मेरे पास आए, एसेट बेच दी, सब कुछ बिक गया, अब आप मेरे पास आए कि साहब 50,000 रुपये का पेमेंट कैसे करोगे? मैंने कहा मेरी कंपनी है तो जितना आपका कंपनी का माल बनता है उतना वसूल लो, बाकी मेरे पास नहीं है फुट्टी घोड़ी भी। मेरी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई आपका अधिकार नहीं है, यू हैव नथिंग, ठीक है ना, टू क्लेम माई प्रॉपर्टी इन केस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी। अगर यही कहानी सोल प्रोप्राइटरशिप में होती तो वो आपकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको भी क्या कर लेता? कवर कर लेता। बात समझ में आ गई? इसके बाद आता है वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट दे डू नॉट हैव एनी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। पहली बात तो ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड होते हैं इसलिए गवर्नमेंट का इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, सब्सिडी नहीं मिलती है, किसी भी तरह की लायबिलिटी में इनको हेल्प नहीं मिलती है, जो भी ये कमाते हैं वो सारा बिजनेस में लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी लायबिलिटी केवल और केवल इनके बिजनेस तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि इनकी व्यक्तिगत रूप से भी इनके ऊपर आ जाती है।
क्लियर हो गई ये वाली। कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी को सपोर्ट होता है ना। क्लियर है, ये 3 चीजें ध्यान में रखना। इसके बाद क्या आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कॉरपोरेशन है, ठीक है ना, जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी माने सीमित दायित्व वाली कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व वाले जो हैं साझेदारी, इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये दोनों जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर एक चीज ये ध्यान में रखने वाली है कि केवल सभी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है, यह गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे सपोज करो आप गन्स जो होती है ना, जो आपकी ऐसी इस तरह की शॉप्स होती हैं जहाँ पे बंदूक या बुलेट्स वगैरह मिलती हैं, उनका लाइसेंस लेना ज़रूरी है, उनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। लिक्कर शॉप है अगर आपकी, तो वो लाइसेंस मिलेगा तब आप जो है लिक्कर शॉप ले सकते हो। राशन होता है तो वो आप तब ले सकते हो। इसके अलावा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, ये ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ मतलब क्या कह सकते हैं कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा और लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरी करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस बिजनेस को कर पाएंगे। बात समझ में आ गई ये वाली। तो इन शॉर्ट मैं अगर आपसे कहूँ कि किन में लाइसेंस लेना जरूरी है और किन में नहीं है, जो डेंजरस हैं, हार्मफुल हैं, या किसी भी प्रकार से किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को उनके माध्यम से हानि पहुंचाई जा सकती है। जैसे बात समझ में आ गई, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु के माध्यम से क्या पहुंचाया जा सकता है, हानि पहुंचाया जा सकता है, उन सब चीजों के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। इस तरह से आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग हैं। इसमें जो सोल प्रोप्राइटर होता है, इसको लाइबिलिटीज में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है, जितना इसने लोन लिया है उतना इसको चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है कुछ 2 लोग हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी, कई बार पूछ लेता है कि भाई ये डेफिनेशन किसने दी। सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, तो मैंने ही पैसा लगाया है, मैंने ही कैपिटल दिया है, मैं ही सारा रिस्क बियर करूंगा, मैं ही सारा लॉस बियर करूंगा, मैं ही सारे प्रॉफिट्स गेन करूंगा। तो होलसेल कौन है, केवल और केवल मैं ही हूं जो काम करेगा। ये डेफिनेशन किसने दी, हसन ने, J.A. हसन, ठीक है, ठीक है ना। अब चाहे हंसते हुए आप लॉस बियर करो, चाहे हंसते हुए प्रॉफिट बियर करो, करने आपको ही है। पता नहीं क्या लॉजिक है, बट देख लेना, अगर याद हो जाए तो सही है। द इंडिविजुअल, वो है ना अनुभवस्सी, कोई लॉजिक है इस बात का, मतलब कोई सेंस है नहीं है ना, तो फिर भी बट अभी बड़ी सेंस वो लग रही है कि हाँ बहुत सेंस है इस बात में कि चाहे हंसते हुए प्रॉफिट गेन कर लो, चाहे हंसते हुए लॉस गेन कर लो, करना आपको ही है ना। तो वैसे लॉजिक तो है, कर सकते हैं इस बात पर यकीन। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operation and who alone runs the risk of failure. तो एक जो व्यक्तिगत स्वामित्व वाले जो मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप्स जो होती हैं, वो किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है जहां पर कोई व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ा कर दिया जाता है, जैसे बिजनेस है तो इसके सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाएगा और उसको कह दिया जाएगा कि अब इस व्यापार में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के लिए सीधे सीधे रूप से आप ही जिम्मेदार रहने वाले हैं। अगर ये सफल हुआ तो उसका क्रेडिट आपको जाएगा, लेकिन अगर ये विफल हुआ तो उसका जो विफलता का जो
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माने अकाउंटेबिलिटी है, वो किसकी बनेगी? इस ही व्यक्ति की बनेगी। ये किसने कहा है? L.H. हैनी। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद हम फीचर्स पढ़ लेते हैं कुछ। फीचर्स में क्या क्या है, इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। एक तो एक सेकेंड दो बेटे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, लिमिटेड कंपनी और द कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। तो एक ही ऑप्शन आ जाता है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाता है। दो क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं। एक जो है फीचर्स में से बन जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। या कोई फीचर दे देगा, उसमें से आपको जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरीफाई करने के लिए आपको बोल देगा। जैसे एब्सेंस ऑफ लीगल इटिक्वेट, कानूनी शिष्टाचार की अनुपस्थिति। मतलब इसके लिए ऐसा कोई लॉ नहीं बना हुआ है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो फॉलो करनी मैंडेटरी है। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप मार्केट से माल खरीदो और बेचना शुरू कर दो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास नहीं आएगा कि भाई आपने ये क्यों बेचना शुरू किया। लेकिन बशर्ते आपको इतना पता होना चाहिए कि आप वो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ओके है। बट अगर लाइसेंस की ज़रूरत है और बिना लाइसेंस लिए आप उसको बेच रहे हो, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। बात समझ में आ रही है वाली? तो इसका मतलब क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अधिकतर किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट या लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, यानी जो सरकार घुसती रहती है ना, ऐसे मत करो, वैसे ये वो फलाना ठिकाना, तो डिपेंड करता है कि भाई आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे आप वैसे अपने बिजनेस को चला सकते हैं। दायित्व क्या है? लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति और फर्म दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मेरे लोकेलिटी में अगर मैं बात करूँ कि भाई अधिगम मंत्रा किसका है? विकास गुप्ता। चाहे अधिगम मंत्रा कह लो, चाहे विकास गुप्ता कह लो, दोनों बात एक ही है ना। प्रॉफिट एंड रिस्क, जो प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी फेल होती है तो उसकी जो पीड़ा होगी, है ना, उसका जो भी मतलब एक कह सकते हैं कि भाई एक होता है ना कि बिजनेस स्टार्ट किया है, मनी सारा का सारा पैसा डूब गया, तो जो भी वो सफ़र करेगा वो अकेला व्यक्ति करेगा। और अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो उस जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। वो सबका सब मालिक कौन होगा? वही व्यक्ति विशेष होगा, है ना। नो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, मालिक की कोई विशिष्ट पहचान नहीं होती है ना। जैसे टाटा है, उनकी एक अलग अपनी पहचान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिजनेस और वही वाली बात है कि मालिक और उसकी कंपनी कानून के रूप में क्या है? समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। कंसिस्टेंसी क्या होता है? स्थिरता। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे मैं हूं या कोई व्यक्ति है, जैसे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इस बिजनेस को रन किया और ये अकेला व्यक्ति इसको बिजनेस को ऑपरेट करता है। किसी दिन ये बीमार पड़ गया, डेथ हो गई, जेल चला गया, कोई डैमेज हो गया, तो ये बिजनेस क्या कंटिन्यू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही कंसिस्टेंसी है ना। तो इसमें क्या होता है जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप में कि जो पर्सन होता है, जो मालिक होता है, उससे बिजनेस बहुत ज़्यादा क्या होता है? अफेक्ट होता है। हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब देखो यार, मैं क्या स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या रूल्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, किस तरह से मैं मार्केट को देखता हूँ, क्या मेरा आगे आने वाले समय में क्या मेरे स्टेप्स रहने वाले हैं, क्या डिसीजंस मैं लेने वाला हूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। ये सारे के सारे डिसीजन किसके ऊपर रहते हैं? मेरे ऊपर रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्या रहेगी? कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कैसी रहेगी? कॉन्फिडेंशियल। और अगर वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी तो इसका मतलब है कि उसका मिसयूज़ होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। ये एक चीज़ है। इसके बाद आता है टैक्स बेनिफिट। क्या आता है? टैक्स बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, राइट, तो जो आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जो रेवेन्यू हो रहा है आपको केवल उसी पर टैक्स पे करना है।
माने इनकम टैक्स बन जाते हैं वो कुल मिला करके एक तरह से। उसमें बहुत सारी ना एग्जाम्पशंस मिलती हैं, जैसे आपने ईपीएफ में पैसा जमा किया है, सॉरी ईपीएफ नहीं पीपीएफ, ईपीएफ बोल गया, आपने पीपीएफ में पैसा जमा किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, आपने किसान विकास पत्र में पैसा जमा किया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एटीसीसी के अंदर आपको डिसीजन एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो जो एडी की कुछ धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं, वहाँ पर आपको एग्जाम्पशंस मिल जाएगा, जहाँ से आपको टैक्स बेनिफिट क्या हो सकता है, मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ कॉर्पोरेट में नहीं है, कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। ये फ़ायदा केवल और केवल किसको है, टैक्स बेनिफिट किसको मिलता है, केवल और केवल सोल प्रोप्राइटरशिप को मिलता है। तो यहाँ से ये भी चीज़ बन सकती है कि विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंजॉयज द टैक्स बेनिफिट, सोल प्रोप्राइटरशिप, ईजी टू डिजॉल्व। मैंने कहा ना, जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसको आप जब मन चाहे उसको कंटिन्यू कर सकते हो और जब मन चाहे आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन करने वाला नहीं है। क्लियर हो गई ये वाली बात? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक छोटी सी चीज़ और पढ़ेंगे इसके बारे में, जो है किससे रिलेटेड, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। हालांकि आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी एक बार हम उसको देख लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उसे और भी करना। तो दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। हमने एक तो डेफिनेशन पढ़ी है जहाँ से क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, फीचर्स में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनता है, और यहाँ पर जो है इनमें से एक बेनिफिट्स आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये एक आपका जो है क्वेश्चन बनता है। किस तरह की डिडक्शंस में बेनिफिट मिलता है वो एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है। डेफिनेशन से रिलेटेड हो गया है ना, बाकी ये हो गया है ना, और एक ये है, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। क्या क्या है? सिंपल टू इस्टेब्लिश करना बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति ओपन कर सकता है। कंट्रोल्स वेस्टेड ऑन द ऑनर, सारा का सारा जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो किसके पास होता है, ऑनर, मालिक के पास होता है। सब्जेक्ट ऑफ फ्यू लॉज एंड रेगुलेशंस, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है तो इसमें कम ही रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। टेक्स ऑल द प्रॉफिट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये कभी भी अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करते हैं, सारा का सारा प्रॉफिट जो होता है वो किसका होता है, ऑनर का होता है। पर्सनल रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स और कस्टमर, क्योंकि अकेला व्यक्ति है तो वही सारे क्लाइंट्स कस्टमर सबके साथ वही डील कर रहा है, तो जो एक हेल्दी रिलेशन होते हैं क्लाइंट्स और जो सप्लायर है या जो कस्टमर और जो सेलर है उनके बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, जो बिजनेस को आने वाले समय में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आप शॉप पर गए, शॉप वाले ने आपको बुलाया, आप बैठे कि बैठिए आराम से, आपको पानी आ गया, ठीक है, कि क्या लेंगे आप, तो आपने बताया कि हम शादी है घर में और हम शॉपिंग करना चाहते हैं। वो क्या है, वो एक मॉल टाइप से है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती होती है ना, कुछ दुकानें जो मल्टी स्टोर टाइप की होती हैं उसमें सब चीज़ें मिलती हैं। तो अच्छा ठीक है, तो आपने लिस्ट पकड़ा दी कि सर ये चीज़ें हैं। अब आप गए दुकान पे, आपके कॉफ़ी आ गई आपके लिए और नाश्ता आ गया, सर आप पहले नाश्ता कर लीजिए उसके बाद फिर हम देखने चलेंगे। तो आप देखने के लिए चले गए क्योंकि बजट अच्छा है आपका, ये भी एक कारण है। तो आप गए और देखा, सारी चीज़ों को समझा, आपने डन कर दिया, ओके, ट्रीटमेंट अच्छा लगा कि सर आप बेफिक्र रहिए, मैडम आप बेफिक्र रहिए, ये जो सारा सामान है ये हम आपको भिजवा देंगे, ठीक है। या आप नॉर्मल कोई भी चीज़ लेने के लिए गए, एक ही चीज़ लेने के लिए गए, तो वहाँ पर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। लेकिन आप किसी एक दुकान पर गए और वहाँ पर आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, जैसे आप बार्गेनिंग कर रहे थे, जो कि एक बेसिक, मुझे ये लगता है भारतीय, जितने भी भारतीय लोग हैं, बार्गेनिंग करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप रिलेट नहीं भी करते हैं तो आप इस चीज़ को रिलेट कीजिएगा, जब हम सब्जी वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो हम कह देते हैं कि थोड़ा सा धनिया और मिर्च डाल दो, है ना, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। तो ऐसी जो है बार्गेनिंग करना जन्मसिद्ध अधिकार है। आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया आपसे लेना है ले लो, वरना तो मत लो, जाओ यहाँ से, कोई और व्यक्ति ले लेगा, ये बात आपको पिंच हो गई, होने वाली भी है। अब जैसी ही आपको पिंच हुई बात, आपने कह दिया कि इस व्यक्ति की चौखट पे तो कदम ही नहीं रखना। आपने खुद तो ही कहा, आपने दो चार से और कह दिया, अच्छा फलाना दुकान पे जा रहे हो, मतलब बहुत बदतमीज़ है। तो उसमें क्या हुआ कि आपके जो रिलेशन है वो ख़राब हो गए। तो आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे या ख़राब बनेंगे, ये निर्णय किसके ऊपर होता है, उस व्यक्ति विशेष पर होता है जिसका वो दुकान है ना। तो ये एक चीज़ है। ग्रेट डिस्प्ले ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स ऑफ बाय एम्प्लॉय,
इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी हमारे कमिटमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट्स होते हैं, वो सभी पूरे किए जाते हैं। ये भी इसका एक एडवांटेज है। भाई अगर आपको, जैसे इसको एक उदाहरण एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर तो करती है, कस्टमर के बेसिस पर भी कमिटमेंट्स पूरे होते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझो कि कई बार ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं कि उसमें वारंटी तो कम होती है, लेकिन दुकानदार अपनी तरफ से वारंटी दे देता है कि कोई बात नहीं सर, हमारी तरफ से 6 महीने की वारंटी एक्स्ट्रा है। तो ये एक चीज़ है। इंजॉयज फ्यूअर टैक्स रिटर्न, क्योंकि टैक्स जो लगता है वो इनकम टैक्स पर लगता है ना। दूसरी बात क्या है, बहुत सारा एग्जाम्पशंस इनको मिल जाता है। जैसे मैंने बताया किसान विकास पत्र है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एफडी है ना, और जो है किसान विकास पत्र हो गया, आपका एटीसी हो गया, एटीसीसीसी हो गया, ये है ना। तो ये जो भी हैं एग्जाम्पशंस वाली, वहाँ पर आपको जो है मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके एडवांटेज है। लैक ऑफ फॉर्मल कॉन्टीन्यूटी, भाई आप इसको कंटिन्यू नहीं रख सकती, ये बड़ी समस्या है। आप बीमार हुए, शटर डाला, ये बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है, सारा प्रॉफिट तो हमारा होता है, वो बात सही है, लेकिन रिस्क जब उठाना पड़ता है वो बड़ा कैड़ा पड़ता है। लास्ट टाइम 7 लाख का नुकसान हो गया, अकेला उठाना पड़ा, सोचो क्या प्रेशर रहा होगा। हुआ नहीं है, मैं जस्ट समझने की कोशिश करो, व्यक्ति को नुकसान हो गया, बेशक उसने लास्ट ईयर 15 लाख का क्लोज करा है, बट नेक्स्ट ईयर या लास्ट ईयर 7 लाख का नुकसान हो गया, अभी भी नुकसान में चल रहे, सारा खुद ही उठा रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, धंधा है, चलाना तो पड़ेगा, है ना। स्लो ग्रोथ ड्यू टू लिमिटेड फंडिंग, यार पैसा जो है जैसा आएगा वैसे ही चला जाएगा। जो नेट प्रॉफिट बचता है उसमें कुछ अपना लग जाता है और कुछ बचा बिजनेस में लग जाता है, तो उतना एक्सप्लोर नहीं हो पाता। तो उसके लिए फिर पार्टनरशिप शुरू करते हैं। लैक ऑफ इनोवेशन, कुछ नया नहीं होता, सारी चीज़ें वही जो मार्केट में, वही चीज़ क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो ये क्या है, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता भी नहीं है और होता भी नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ टॉपिक रह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल दीजिए, मैं उसको क्या करूँगा नेक्स्ट क्लास में, या जो भी क्लास होंगी लास्ट में, उस क्लास में उसको इंक्लूड कर दूंगा। बाकी मुझे एक थोड़ा सा फीडबैक ये भी दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। वैसे आई रियली होप कि आपने उसको इन्जॉय किया होगा और आपने उसको समझा भी होगा। और कहीं कोई डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रहा है, कोई भी आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ क्यों है, कैसे है, इसके बारे में और भी जानना है, ठीक, कोई क्यूरियोसिटी है आपके मन में, तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। बाकी वरना तो आप adigammantra@gmail.com पर भी मेरे को लिख सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्यों करना है वो मैं बता चुका हूँ। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और जो वहाँ से तो आप कनेक्ट हो ही सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उसके भी लिंक हैं। और जो बच्चे नए हैं, पीछे हमने जो टॉपिक्स कराए उनके वीडियोस आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो, वरना तो वीडियो के लास्ट में आपको या शायद शो भी होने लगा होगा, वरना तो आपका कार्ड पे, आई कार्ड पे आपको जो कार्ड होता है सबसे ऊपर की तरफ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंटेंसी का। मिलेंगे कल आपके साथ एक नई क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते खेलते रहिए। ये जितनी भी कलाकारी है भाई देखो, ये सब मैं ही करता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो मिलेंगे कल, तब तक जय हिंद।